ठाकुर सा का जुनूनी इश्क। शिमला की वादियों में बसा एक रॉयल मैंशन रात के सन्नाटे में किसी सपनों की दुनिया की तरह जगमगा रहा था। घड़ी की सुई 11 बजा चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और उस चांदनी में महल के सफेद संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा देवदार के पेड़ों को छूती हुई बह रही थी और वातावरण में अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। तभी मैंशन के मेन डोर के सामने चमचमाती काले रंग की एक शानदार कार आकर रुकी। उस कार को आया देख वहां खड़े गार्ड से लेकर प्यून तक सब सतर्क हो गए। गार्ड ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का दरवाजा खोला तो उसमें से अरण्या अपने गुरूर और रुतबे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर वहां खड़े गार्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। अरण्या ने अपने हाथ में पकड़ी कार की चाबी। रात ज्यादा हो रही थी इसलिए मेंशन की मेन लाइट्स और कोट लेकर लगभग महज अपने क्वार्टर में जा चुके थे। बस कुछ नाइट ड्यूटी वाले नौकर ही मेंशन के अंदर थे। अरण्या फोन पर किसी से बात करते हुए मेंशन के अंदर आया और बिना किधर भी देखे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तुरंत ही पूरे हॉल की लाइट जल उठी, जिससे उसके आगे बड़े कदम रुक गए। उसने एक कपल को फोन कान से हटाकर उस ओर देखा तो पाया कि उनकी मां अपर्णा हॉल में पड़े सोफे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। आंखों में चिंता, चेहरे पर स्नेह और होठों पर वही सवाल जो अक्सर हर रात उनकी वापसी पर उठता था, जिसे देखकर अरण्या ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही पल फोन काट के अपने पॉकेट में डालकर उनकी ओर पड़ गया। आप अभी तक सोई नहीं, मां? अरण्या ने धीरे लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। अपर्णा जी ने उनकी ओर गहरी निगाह से देखा और बोली, बेटा, जब तुम घर से बाहर होते हो तो माँ को भला नींद आ सकती है क्या? उनकी आवाज में मौजूद चिंता को अरण्या ने अच्छी तरह महसूस किया, जिससे अरण्या का कठोर चेहरा कुछ नर्म पड़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपर्णा जी साइड हग कर बोला, लेकिन आप इतना इंतजार मत कीजिए, आपको दवा भी लेनी होती है। ये सब आपकी सेहत पर असर करेगा। आपकी सेहत से खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं है माँ, अपर्णा जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, तो शादी कर लो, फिर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तब वो खुद तुम्हारे लिए जग लेगी। ये सुनते ही अरण्या की आंखें ठंडी हो गईं। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। वो बोला, फिर वही बात माँ, आप समझती क्यों नहीं? मुझे शादी, प्यार, इन रिश्तों पर जरा भी विश्वास नहीं है। शादी प्यार सिर्फ एक बंधन है जो इंसान को कमजोर बनाता है, और मैं खुले आसमान का बाज हूँ। बेटा, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। एक बार किसी लड़की को अपना कर तो देखो। अपर्णा जी ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अरण्या ने हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, बस माँ, बहुत देर हो चुकी है, अब आप सो जाइए। उसका लहजा इतना कठोर था कि अपर्णा जी चुप हो गई, लेकिन उनका मन था कि अरण्या उनकी बात सुने, उसकी जिद तोड़े। लेकिन बेटे के रौब और गुस्से भरी ठंडी आवाज ने उन्हें रोक दिया। वो मन में सोचकर अपने कमरे की ओर चली गई। अरण्या ने उनकी पीठ को जाते हुए देखा और फिर गहरी सांस लेकर सीढ़ियों की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में जाते ही उसने अपना कोट सोफे पर फेंक, लैपटॉप और फोन वहीं पड़ी टेबल पर रखकर सीधा वॉशरूम की ओर बढ़ गया और कुछ पल में ही ठंडे पानी की धार उनके चौड़े कंधों और तराशी हुई मांसपेशियों पर गिरने लगी। पानी की हर बूंद उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग आधे घंटे शॉवर लेने के बाद उसने खुद को सामने लगे आईने में देखा तो उसे एक सफल, दमदार और दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन दिखा। लेकिन उस चेहरे के पीछे छुपा था एक खालीपन, एक सन्नाटा, जिसे वो सालों से नकारते आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक कर शॉवर बंद पीछे बनी वार्डरोब से एक टॉवल निकालकर अपने लोअर बॉडी पर पहन ली और बाहर निकल गया। गीले बालों से पानी की बूंदें उनकी गर्दन और कंधों पर लुढ़क रही थी, जिससे वो किसी कामदेव का अवतार लग रहा था। उसने दूसरी टॉवल से अपने बालों को सुखाया और फिर अपने कमरे की बालकनी की ओर बढ़ गया, जिससे शिमला की ठंडी हवा चेहरे को छूने लगी। गहरी रात को बालकनी में खड़े होकर पहाड़ों को निहारना उसका फेवरेट काम था। यही कुछ पल थे जिसमें उसे बेहद सुकून मिलता था। पहाड़ों की चोटियां चांदनी में चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, उसकी आंखों के सामने वही लड़की, हल्के गुलाबी अनारकली में, सिर झुका हुआ, चेहरे पर झलकता मासूम नूर और चाल में एक अजीब सी नफासत। उसका चेहरा पूरी तरह दिखा भी नहीं था, फिर भी बस एक झलक ने अरण्या की धड़कनों को इस कदर तेज कर दिया कि वो खुद भी हैरान हो उठा। अचानक उसकी आंखें झटके से खुल गई। उसने गहरी सांस ली, मगर दिल की धड़कनें बेकाबू थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उन्होंने बुदबुदाया। वो लड़की इस तरह मेरे ख्वाबों में? 11 ये सोचते ही उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर जितना वो खुद को समझाने की कोशिश करता उतनी ही बार उस लड़की की तस्वीर उनकी आंखों में तैर जाती। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, जैसे सब कुछ उनकी सांसों में घुल चुका था, जिससे अरण्या की सांसें भारी हो गईं। दिल की धड़कनें एक फिर बेतहाशा धड़क उठी। वो आदमी जिसने जिंदगी में कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, आज एक अनजान चेहरा जिसे उसने ठीक से देखा तक नहीं था,
उसकी पीछे से एक झलक ने ही अरण्या जैसे सख्त आदमी को रेस्टलेस कर दिया। जब उसकी बेचैनी हद पार बढ़ गई तो वो कमरे की ओर बढ़ गया, फिर वही कमरे के बैक साइड बने अपने पर्सनल बार कॉर्नर पर जाकर सिगरेट और शराब के कश लेने लगा। 1 महीने बाद हिमाचल रॉयल मेंशन में आज सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य था। अरण्या ब्रेकफास्ट करने ऑफिस जा चुका था, वही कनक कॉलेज गई हुई थी। अपर्णा जी हमेशा की तरह अपने हॉल में बैठी हुई थी। मेज पर ताजे फूलों की हल्की खुशबू फैली थी। उनके हाथों में एक पूजा पत्रिका थी, लेकिन मन पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ नहीं था। वो बार बार बेचैन नजरों से दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से हलचल की आवाज आई। कुछ ही क्षणों बाद एक गार्ड ने भीतर आकर झुककर कहा, मैडम, गुरुजी आए हैं। उसकी बात सुनकर अपर्णा जी की आंखें चमक उठी और वो आदेशात्मक लहजे में बोली, तुरंत उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। उनकी बात सुनकर वो गार्ड सिर झुकाकर बाहर चला गया। कुछ ही देर में कदमों की आहट के साथ दरवाजे पर एक दिव्य सी छवि प्रकट हुई। सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अद्भुत शांति समेटे गुरुजी कक्ष में प्रवेश किए। उनके आते ही मानो कमरे का वातावरण बदल गया हो। एक अलग ही एनर्जी उनके अंदर से आती थी। उन्हें सामने देख अपर्णा जी तुरंत उठ खड़ी हुई और आदर से हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम गुरुजी। आपके चरण इस महल में पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया, सुखी रहो अपर्णा। माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे घर को समृद्धि और शांति से भर दे। अपर्णा जी ने उनके लिए बैठने का आसन दिया तो गुरुजी गद्देदार आसन पर विराजमान हुए। कमरे में तुरंत ही नौकरानी जलपान ले आई, मगर गुरुजी ने उसे ग्रहण करने से मना कर दिया। कुछ पल तक गुरुजी ने मौन साधा, फिर अपनी गहरी आंखों से अपर्णा जी को देखते हुए बोले, अपर्णा, हम जानते हैं तुम्हारे हृदय में सबसे बड़ा बोझ तुम्हारे पुत्र अरण्य का है। मैं तुम्हें बता दूं, उनका जीवन बेहद अच्छा है, लेकिन अब समय आ गया है कि उनके लिए एक संगिनी का चयन किया जाए, क्योंकि इस वर्ष उनके विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। उनकी बात सुनकर अपर्णा जी थोड़ा उदास होकर धीमे आवाज में कहा, गुरुजी, यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। पता नहीं वो विवाह के लिए मानेंगे भी या नहीं। उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं। हम पिछले 5 सालों से उन्हें समझा कर थक गए हैं, लेकिन वो है कि बात सुनने को ही तैयार नहीं। कितने ही अच्छे घरानों से उनके लिए रिश्ते आए, लेकिन मजाल है जो उन्होंने एक भी लड़की की तस्वीर उठाकर देख ली हो, बिना देखे ही हर रिश्ते को ठुकरा दिया। अपर्णा जी की बात सुनकर गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इस विवाह का प्रस्ताव साधारण नहीं है। ये रिश्ता जोधपुर के राजघराने से है। कन्या उतनी ही कुलीन है जितनी मासूम। मुझे विश्वास है कि इस बार ठाकुर साहब इस कन्या को मना नहीं कर पाएंगे। कहकर उन्होंने अपने साथ थैले से एक तस्वीर निकाली और अपर्णा जी के सामने रख दी। अपर्णा जी ने जैसे ही तस्वीर हाथों में ली, उनकी सांसें थमसी गईं। तस्वीर में एक प्यारी मुस्कान वाली कन्या थी, एकदम सरल, मासूम और देवी जैसी आभा से भरी हुई। उसकी आंखों में ऐसी निर्मलता थी कि अपर्णा जी की पलकों पर आंसू छलक आए। उनके मुंह से अनायास ही निकला, गुरुजी, ये कन्या तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है। उनकी बात सुनकर गुरुजी ने होठों की मुस्कान गहरी हो गई और वो बोले, अपर्णा, ये कन्या इस छल कपट भरी दुनिया में मासूमियत का जीवंत प्रमाण है। इसकी आवाज इतनी मधुर है कि कोई एक बार सुन ले तो जीवन भर भूल न पाए। मुझे विश्वास है अरण्या ठाकुर जैसे कठोर हृदय वाले पुरुष भी इसे देखकर इनकार नहीं कर पाएंगे। अपर्णा जी ने तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, गुरुजी, अगर यह मेरी बहू बन जाए तो सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। मेरे घर के भाग्य खुल जाएंगे। लेकिन फिर कुछ सोचकर मायूसी से बोली, पर क्या सचमुच अरण्या इसे स्वीकार करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा। गुरुजी की आंखों में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। वो आगे बोले, अपर्णा, तुम्हें बस उन्हें इस कन्या से मिलने का अवसर देना है। एक बार जब वो इसकी मासूमियत देखेंगे, तब किसी को भी उन्हें मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका दिल स्वयं हार मान जाएगा और इस कन्या को अपनी जीवन में स्वीकार कर लेंगे। अपर्णा जी कुछ क्षणों तक तस्वीर को निहारती रहीं। उनके चेहरे पर पहली बार तसल्ली भरी गहरी मुस्कान उभरी, जैसे उन्हें दिल से यकीन हो गया हो कि शायद ये कन्या ही उनके बेटे की अधूरी जिंदगी को संपूर्ण कर देगी। जोधपुर शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और जोधपुर के राजमहल के आंगन में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। हवा में शाम की ठंडक घुल रही थी। मेहका कॉलेज से लौटकर मेंशन वापस आ गई थी। उसकी किताबें अभी भी हाथों में थी और चेहरे पर हल्की थकान के साथ एक मीठी सी मुस्कान थी। आंगन में दाई माँ पीतल के लोटे में पानी भरकर तुलसी को चढ़ा रही थी। तभी बड़े साहब वीर सिंह राठौड़ भारी कदमों के साथ भीतर आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर और आवाज कठोर। उन्होंने दाई माँ की ओर देखते हुए कहा, दिन भर इस लड़की को सिर्फ पढ़ाई में मत उलझाइए, घर के काम काज भी सिखाइए। उनकी बात सुनकर दाई माँ ने चौंककर उनकी ओर देखा और बोली, बड़े साहब, अभी तो ये बच्ची है, कॉलेज जाती है, घर के काम की चिंता इतनी जल्दी?
वीर सिंह ने सख्त लहजे में कहा, बच्ची कब तक रहेगी? हमने इसका रिश्ता भेजा है। अगर बात पक्की हो गई तो इस वर्ष ही इसका विवाह कर देंगे, इसलिए इसे घर संभालना आना चाहिए। जो लड़की रसोई और घर का काम नहीं जानती, वो किसी भी घर की इज्जत नहीं बढ़ा सकती। इतना कहकर वीर जी वहां से चले गए। वहीं ये बात सीढ़ियों पर खड़ी मिहिका ने सब सुन लिया। उसकी उंगलियां किताबों पर कस गईं और उसकी आंखों में नमी भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को तोड़ दिया हो। वो एक नज़र दाइमा को देखकर जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। उसे इस तरह जाते देखकर दाइमा ने तुरंत ही उसके पीछे बढ़ गई। जब वो कमरे में पहुंची तो मिहिका उन्हें रोते हुए मिली, जिसे देखकर उनका दिल तड़प उठा। वो जल्द से उसकी ओर बढ़ गई और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए कहा, वो बच्चा, रो क्यों रही हो? सभी लड़कियों को एक न एक दिन तो ब्याह करना ही होता है ना, फिर यह आंसू किस बात के? उनकी बात सुनकर मिहिका ने धीमे आवाज में कहा, दाइमा, क्या मेरी जिंदगी बस रसोई और काम तक ही सीमित रह जाएगी? मेरे सपनों का क्या? मेरी पढ़ाई का क्या? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, पर आपने देखा ना, डैड ने मेरा रिश्ता भेज दिया। मिहिका की बात से दाइमा के दिल में बेतहाशा दर्द हुआ, लेकिन वो जानती थी कि वो वीर जी की बात को काट नहीं सकती। इसलिए उन्होंने भर्राए आवाज में कहा, नहीं बच्चा, तू मत डर। बड़े साहब को तो तू जानती ही है। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने तेरे लिए ऐसा घर और वर ढूंढा होगा जो तुम्हें बेहद खुश रखेगा और तुम्हारे सपनों को भी पूरा करेगा। लेकिन आंसुओं से भरी मिहिका की आंखें साफ बता रही थी कि उसके दिल में चोट गहरी लगी है। उसकी मासूम आत्मा बगैर कहे ये सवाल कर रही थी, क्या मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद कभी कर पाऊंगी, या हमेशा दूसरों के हुक्मों में ही दबकर रहूंगी? कमरे की शांति में उसके आंसुओं की चमक चांदनी की तरह झिलमिला उठी और दाइमा ने उसे कसकर सीने से लगा लिया, क्योंकि उन्हें खुद पता था मिहिका जो कह रही है वो एकदम सच था। इधर शाम का समय था। मेंशन की ऊंची दीवारों पर ढलते सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। तभी बाहर गेट पर गाड़ियों की रुकने की आवाज आई और अपने चेहरे पर राजपूताना रौब, आंखों में ठंडापन और भारी कदमों से अरण्या ठाकुर ने महल में प्रवेश किया। अंदर आते ही उसने देखा कि अपर्णा जी कनक के साथ हॉल में पड़े सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे और प्यारी सी मुस्कान आ गई और अरण्या अपना लैपटॉप पास खड़े एक नौकर को पकड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ गया। कैसी हो माँ? अरण्या ने उनके पास बैठते हुए कहा। ठीक ही हूँ, अपर्णा जी ने बुझे हुए मन से जवाब दिया। जिस पर अरण्या की नज़र उनकी ओर चली गई और उसने पूछा, क्या हुआ माँ? लेकिन अपर्णा जी किसी सोच में डूबी हुई थी, तो उन्होंने अरण्या की बात सुनी ही नहीं, जिस वजह से अरण्या ने आंख उठाकर इशारे से बहन कनक से पूछा, क्या हुआ है भाई? वो दरअसल आज गुरुजी घर आए थे। उसका इशारा समझकर उसने जल्दी से कह दिया, जिससे अरण्या नासमझी से उसकी ओर देखते लगा और बोला, तो उन्होंने आपके लिए रिश्ता बताया है, कनक ने धीरे से कहा, जिससे अरण्या की भौहें सिकुड़ गईं और वो ऊपर की ओर जाने लगा। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अरण्या, अपर्णा जी ने धीरे से कहा। उनकी धीमी आवाज ने वातावरण को और गंभीर कर दिया। अरण्या ने अपने हाथों में पकड़ा कोट सामने पड़े दूसरे सोफे पर डालते हुए कहा, अब फिर से शादी की बातें होंगी? माँ, मैंने साफ कह दिया है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी बात सुनकर अपर्णा जी की आंखों में पानी छलक आया और वो बोली, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी जिंद नहीं है, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। गुरुजी ने जिस लड़की का रिश्ता बताया है वो इस खानदान के लिए वरदान जैसी है, आप समझते क्यों नहीं? बिना विवाह जीवन पूर्ण नहीं होता। अरण्या ने गहरी सांस ली और फिर अपर्णा जी की ओर देखते हुए कहा, हमारे पास बहुत काम है माँ, हमें बिजनेस संभालना है, दुश्मनों से निपटना है, शादी जैसी बेकार बातों में हमें मत उलझाइए। और फिर थोड़ा गुस्से से वहां से जाने लगा। अरण्या ने गहरी सांस ली और फिर अपर्णा जी की ओर देखते हुए कहा, हमारे पास बहुत काम है माँ, हमें बिजनेस संभालना है, दुश्मनों से निपटना है, शादी जैसी बेकार बातों में हमें मत उलझाइए। और फिर थोड़ा गुस्से से वहां से जाने लगा। उसकी बात सुनकर अपर्णा जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम दवाई खाना छोड़ देंगे अरण्य, क्योंकि अपने बेटे को अकेला जीवन जीता देख जीने से अच्छा है हम अपने प्राण त्याग दे। न हम जिंदा रहेंगे और न ही हम आपको ऐसे देखेंगे। उनके शब्दों ने पूरे कमरे को जैसे सन कर दिया। अरण्या का चेहरा पल भर को जम सा गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर उमड़ते हुए तूफान को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा जो मायूस सी उसकी ओर देख रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर अरण्या का दिल तड़प उठा और वो कुछ सोचने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, जो आप चाहती हैं हम वही करेंगे। उसकी बात सुनकर अपर्णा जी की आंखों से और आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें संतोष की चमक थी और वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर बोली, हमें आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए हमें आप पर गुरूर है। फिर कुछ रुकते हुए बोली,
हमने आपके रूम में लड़की की तस्वीर रखवा दी है, एक नज़र देखकर बता दीजिए आपको कैसी लगी, फिर हम उसी के अनुसार गुरुजी से आगे बात चलाएं। उसकी ज़रूरत नहीं है माँ, आपको जो ठीक लगे वो करिए। अगर आपको पसंद है तो मेरी हाँ है। कहते हुए अरण्या बिना अपर्णा जी की बात सुने ही तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। माँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं लगा। वो कितना बेबस हो गए थे, भरे लहजे में कहा। भाई को अच्छा, कनक में उदासी, मेरा ये करना जरूरी था करना, वरना वो कभी शादी के लिए यहाँ नहीं करते। हम जानते हैं कि आज उन्होंने मजबूरी में हाँ कहा है, लेकिन मुझे विश्वास है जब वो एक बार उस लड़की से मिलेंगे तो दिल से इस रिश्ते को हाँ करेंगे। क्योंकि वो कन्या है ये इतनी प्यारी, क्यों उन्हें देखकर कोई भी इंसान मना कर ही नहीं सकता, अपर्णा ने विश्वास से कहा, जिसे सुनकर कनक ने भी हाँ में सिर हिला दिया। शिमला मेंशन का विशाल कॉरिडोर उस वक्त अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। अरण्या बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरी झुंझलाहट, आंखों में दबा हुआ क्रोध और माथे की नसें साफ उभर आई थी। उसने भले ही अपर्णा जी से कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनकी बातों से उसे उस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे तक पहुंचा, उसने दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया, जिससे एक तेज आवाज पूरे फ्लो पर गूंज उठी। बाहर खड़े नौकर सहम गए और किसी की हिम्मत न हुई कि वो कॉफी या पानी लेकर उसके कमरे में जाए। अंदर पहुंचते ही उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को जोर से बेड पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल तकिए से टकराकर उछला और नीचे गिरते गिरते बचा। लेकिन अरण्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो गहरी सांसें भरते हुए वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, मानो खुद से ही लड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने अभी भी मां के आंसू और उनकी बातें चल रही थी। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दवा नहीं लूंगी। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कुछ देर पहले कैसे उन्होंने अरण्या को मैनिपुलेट किया था, वो बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने झुंझलाकर अपने शर्ट के बटन खोले और सोफे पर फेंक दिया, फिर गुस्से से दंदनाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वॉशरूम का शीशा जैसे ही खोला, उसने बिना देर किए शॉवर ऑन कर दिया। तेज ठंडे पानी की धार सीधी उसके सिर और कंधों पर गिरी। पल भर में ही उसका पूरा शरीर भीग गया और बालों से होते हुए ठंडा पानी उसकी मांसपेशियों पर फिसलता हुआ नीचे बहने लगा। पानी की तेज बूंदें उसके चौड़े कंधों और छाती से टकराकर नीचे गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर का तापमान ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बंद आंखों के पीछे एक अजीब सी हलचल थी। मां का चेहरा, उनका दर्द, उनकी बातों की सख्ती और साथ ही अपनी बेबसी, सब एक साथ उसकी आंखों के समाने चल रहा था। क्यों हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है, उसने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। दीवार पर टिके उसके हाथ धीरे धीरे कस गए। उंगलियां टाइल्स को इतनी मजबूती से पकड़ रही थी कि उसके हाथों की नसें साफ दिखाई देने लगी। शॉवर का पानी लगातार बह रहा था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। चेहरे पर पानी की बूंदों के साथ साथ उसकी बेचैनी भी साफ झलक रही थी। कुछ पल बाद उसने अपना सिर पूरी तरह पीछे झटका और पानी की धार को अपने चेहरे पर गिरने दिया। कुछ देर बाद उसने शॉवर बंद किया और ड्रॉ से टॉवल लेकर अपनी बॉडी के लोअर रीजन में बांध लिया और दूसरी टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर निकल गया। वो जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा तो उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे एक लिफाफे पर गई, जिसे देखकर उसका मन और भी ज्यादा खराब हो गया और वो अगले ही पल अपनी नज़र फेरकर सीधा क्लोजेट में जाकर एक लोवर पहनकर बार कॉर्नर की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने एक ग्लास में ड्रिंक और एक सिगरेट लेकर पीने, यही कुछ पल था जो अपने लिए जीता था। लेकिन उसे आज इसमें भी सुकून नहीं था। कुछ वक्त बाद वो नशे में चूर डगमगाते हुए कदमों से उठा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जोधपुर। आधी रात को मिहिका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो चांद की ओर देखते हुए बोली, आज आपकी बहुत याद आ रही है माँ। उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि अगर कोई सुन लेता तो ऐसे ही तो देता। अगर आप होती न तो मुझे इस तरह अकेला महसूस नहीं होता। दाई माँ बहुत प्यार करती है, पर माँ, वो आपकी तरहमरी आंखों को देखकर ये नहीं समझ पाती कि मैं कितनी टूटी हुई हूँ। आप होती तो मुझे गले लगाकर कहती कि सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए उसकी सांस अटक गई। आंसू और तेज बह निकले, जिन्हें वो बेदर्दी से पोंछते हुए बोली, माँ, आज पापा ने दाई माँ से कहा कि मुझे घर के काम सीखने चाहिए, क्योंकि मेरा रिश्ता भेजा गया है। क्या सच में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि शादी की बातें होने लगी? मैं तो अभी भी वही छोटी सी मिहिका हूँ जो आपकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनती थी। आप होती तो पापा से कहती ना कि अभी मेरी गुड़िया बच्ची है, उसकी शादी की बातें मत करो। वो थोड़ा और झुक गई और रेलिंग पर सिर रखकर रोने लगी। माँ, आप क्यों छोड़कर चली गई? आपने क्यों नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मेरी हर खुशी, हर बात, हर शिकायत, सब तो आपके साथ ही चली गई। कभी कभी लगता है जैसे मैं बहुत भीड़ के बीच भी अकेली रह जाती हूँ। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा, मानो चांद को छू लेना चाहती हो। कहते हैं न, चांद में अपने खोए हुए लोग दिखाई देते हैं। माँ,
मैं रोज आपको इसमें ढूंढती हूँ। क्या आप सच में मुझे देख रही हैं? अगर देख रही हैं तो मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं इस अकेलेपन को सह पाऊं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे पर पसरी मायूसी उसके अकेलेपन को बखूबी बयां कर रही थी। आज जब से वीर जी ने उसकी शादी की बात चलाई थी, उसका मन शांत नहीं था। दूसरी लड़कियों जैसे उसके भी कुछ सपने थे, उसके भी अरमान थे। वो भी आगे पढ़ना चाहती थी, अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो वीर जो को उसके सपनों की कोई पड़ी ही नहीं थी। उल्टा उन्होंने उसके पैरों में बेड़ियां डालने का भी इंतजाम कर दिया था, जिसे सोच सोच कर ही उसके आंसू थमने का नहीं ले रहे थे, और वो किसी कुम्भलाई फूल की तरह बालकनी में खड़ी जार जार आंसू बहा रही थी।